नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जब से इलेक्शंस हुए हैं पांचों स्टेट्स के, तब से एक इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत आई है। चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, या फिर बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से हो। आज हमारा जो फोकस है वो है पंजाब। पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लमैटिक स्टेट, स्पेशली इन लास्ट आई वुड से 3 to 4 decades। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नमस्कार। सर का चैनल अपना ओसीएन नेटवर्क पे बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं। आप जब भी इनके चैनल पे जाइए तो एक अलग एंगल निकल कर आता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो दैट इज द ब्यूटी सर के एनालिसिस की। सर ये एक्सपर्टीज आई थिंक मुझे भी अभी 8-10 साल लगेंगे आने में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके बाल सफ़ेद हों, पर एक एक्स एक्सपीरियंस आने में टाइम लग जाता है। कई बार बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जी करीब जी। करीब 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, अलग अलग अखबारों में, 3 अखबारों में संपादक की भूमिका। तो स्वतः ही जब आप बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह देख चुके होते हैं, अ, अपने संस्थानों में कंडक्ट कर चुके होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। तो आप भी बहुत अच्छी विश्लेषक हैं, और निश्चित रूप से समय लगता है चीज़ों को जी और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने और समझने में, तो टाइम तो लगता ही। जी। जी। इससे कमिंग टू पंजाब, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पंजाब एक हमेशा से ही जब से पार्टीशन हुआ है उसके बाद से ही हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहा है। देश में कुछ और मत आता है लोगों का, पर पंजाब में एकदम से अचानक से अलग आता है। आज जो फोकस है वो ऐसा है कि दिस इलेक्शन हैज बीन वेरी डिफरेंट। 3 बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से हारे हैं जिनका अनएक्सपेक्टेड था। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू एंड चन्नी जी। सर ये तीनों क्यों हारे हैं, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो? प्रकाश सिंह बादल भी हारे हैं। वो 90 साल से ऊपर के हैं और कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बादल साहब उम्र दराज हो रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। 94 की उनकी एज है। ऐसे में वो लंबी से फिर से जाकर के चुनाव लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी, उनको ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी 11 मार्च को 80 साल के हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75 ईयर उन्होंने रखी हुई है। 75 के बाद वो अपनी पार्टी में तो किसी को चुनाव नहीं लड़ाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से कैप्टन मेरे विचार से अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह के हादसे पेश आए थे पंजाब में, और ख़ास तौर से उनके साथ पेश आए थे, तो कोई भी थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी होता है, तो जिन तौर तरीकों से उनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया था, तो उनके मन में एक रहा होगा कि मुझे कांग्रेस को एक शिक्षा देनी है, एक सबक सिखाना है। तो इसलिए वो मैदान में उतरे होंगे। और ना वो खुद कामयाब हो पाए और ना ही कांग्रेस कामयाब हो गई। दो बिल्लियों की लड़ाई में एक तीसरा शख्स जो है वो फायदा उठा गया और उसकी सरकार आ गई। 92 विधायक जीत करके आम आदमी पार्टी के आ गए। चन्नी का जहां तक सवाल है, दोनों जगह से चुनाव हारे हैं और उनको बिल्कुल समय नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर काम करने का। 3.5-4 महीने का समय कोई समय नहीं होता है। ऐसे कई दृष्टांत मेरे सामने हैं। एक बार सुषमा स्वराज को आखिरी समय में दिल्ली में लेकर के आया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो भी वो भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई लुटिया को बचा नहीं पाई थी। अलग अलग जगह, उत्तराखंड जरूर इसका एक अपवाद कह सकते हैं, जहां लगातार जल्दी जल्दी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और फिर धामी जी को लेकर के आया गया। धामी जी अपना चुनाव तो हार गए, पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कामयाब हो गए। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का प्रश्न है, तो नवजोत सिंह सिद्धू को तो मुझे लगता है कि
हराने के लिए कायनात भी एकजुट हो गई थी। जो उनकी अपनी पार्टी थी कांग्रेस, वो भी नहीं चाहती थी कि वो जीतें। मुख्यमंत्री चन्नी भी नहीं चाहते थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी लगी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि ना मैं इनको चुनाव जीतने दूंगा, ना मैं इनको मुख्यमंत्री बनने दूंगा। तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से सब खिलाफ हो गए थे नवजोत सिंह सिद्धू के। उनके बड़बोलेपन की वजह से जो उनके अपने संगी साथी थे पार्टी के, वो भी खिलाफ थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी नाराज कर रखा था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी नाराज कर लिया था। कैप्टन तो नाराज थे ही। जो प्रकरण हुआ था वो, उसमें टूल बनाए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाने के लिए। और खुद अमृतसर के लोग भी जिस तरीके से वो बात करते थे और मैं कह करके बातें करते थे, तो उसको किसी ने पसंद किया नहीं। उनको हारना ही था। हाँ, जो उनके खिलाफ अकाली दल के द्वारा उतारे गए थे विक्रमजीत सिंह मजीठिया, वो भी नहीं जीत पाए। और एक आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जीत गई। ये अपने आप में थोड़ा सा सरप्राइज था। मेरा आकलन ये था कि वहां से विक्रमजीत सिंह मजीठिया ठीक ठाक मतों से जीत जाते। पर चूंकि कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के साथ साथ अकालियों के खिलाफ भी लोगों का अच्छा खासा गुस्सा देखा गया है इस चुनाव में, तो इसलिए विक्रमजीत सिंह मजीठिया हों, सुखबीर सिंह बादल हों, प्रकाश सिंह बादल हों, इन सबको भी अच्छा खासा झटका लगा है। जी। So coming to the main part of this discussion, पंजाब हमेशा भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती रग, दुखती नस रहा है। पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड, मैं कुछ टाइम पहले पंजाब के ऊपर बात कर रही थी, तो एक बहुत ही, आई डोंट नो, मैं चाहती थी कि आप मुझे उस पे थोड़ा सा हेल्प करें समझने में कि वो कितना सही है स्टेटमेंट या गलत है। भाजपा में नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया था जिससे प्रॉब्लम हो रही थी अकाली दल को, और अकाली दल की परेशानी की वजह से ही भाजपा से नवजोत सिंह सिद्धू को निकाला गया था पंजाब में। So he became a point of tussle between Bhajpa and Akali Dal. And at the end of the day, अकाली दल भी डूबी है और भाजपा भी डूबी है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये रही है, केवल पंजाब की बात नहीं है। अभी देश के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है। नीचे दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो केरल भी है, अभी तमिलनाडु भी है जहां अभी सूखा पड़ा हुआ है, अभी आंध्र प्रदेश भी है। दक्षिण के ये तीन अहम स्टेट तो हैं ही। इसके अलावा उड़ीसा में भी उसको बहुत काम करना है। हालांकि उसके वोट ऑफ परसेंटेज वहाँ बढ़े थे पिछली बार, लेकिन जितनी सीटें मिलने की उसको आस थी उतनी नहीं मिली थी। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी काम करेगी और कर रही है। सांगठनिक स्तर पर भी और कई स्तरों पर वो काम कर रही है। पंजाब में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा के बारे में बताता हूँ। हरियाणा में भी पंजाब की तरह भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, बंसीलाल की जो पार्टियां रही हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती रही। छोटे भाई की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि बहुत हो गया, हम अकेले दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। और ये उसका दुस्साहस माना गया। उसने चुनाव लड़ा। शायद इसलिए लड़ा क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक नेतृत्व था, बेहद लोकप्रिय चेहरा था। और देश के अलग अलग हिस्सों में जो करिश्मा वो दिखा चुके थे, वही करिश्मा उनकी लीडरशिप ने हरियाणा में भी दिखा दिया। हरियाणा में अकेले दम पर बहुमत हासिल कर गई भारतीय जनता पार्टी, और किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में वहां सरकार बन गई। पंजाब में अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी। ये पहला चुनाव था जिसमें वो 67 सीटों पर चुनाव लड़ी है पंजाब में।
वरना इससे पहले अकालियों ने कभी भी उसको 20, 22, 23, 26 सीटों से ज़्यादा लड़ने के लिए दी नहीं। और जिन नवजोत सिंह सिद्धू का आपने जिक्र किया है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी ने निकाला नहीं था, बल्कि पार्टी ने तो उनको काफ़ी सहेजने की कोशिश की थी, सम्मान देने की कोशिश की थी। किस्सा ये हुआ था कि अरुण जेटली ने अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया था, या ये कह सकते हैं कि पार्टी ने अरुण जेटली को अमृतसर से लड़ाने का फैसला किया था। और नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि अरुण जेटली कहीं और से लड़ ले, दिल्ली वगैरह से लड़ लें, और उनको अमृतसर से ही टिकट दिया जाए, यानी नवजोत सिंह सिद्धू को। उनसे ज्यादा मुखर उनकी पत्नी नवजोत कौर थी। और यही हाल फिर बाद में इनका कांग्रेस में भी रहा। कांग्रेस में भी जो उनकी दुर्गति हुई है, वो दोनों के बड़बोलेपन की वजह से। और इस बार तो उनकी बेटी भी आ गई थी, राबिया। उन्होंने भी चन्नी के बारे में और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में काफी बयानबाजी कर दी थी। हालांकि उनका राजनीति से अभी कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद से कांग्रेस में भी उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जिक्र कर रहा था। अरुण जेटली तो कद्दावर नेता थे, नरेंद्र मोदी के विश्वस्त थे। वो वित्त मंत्री रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, बहुत अहम पदों पर रहे। और उन्हीं के रहते हुए विमुद्रीकरण जो है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया था, बिना किसी बड़ी बाधा के। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी की। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी नाराजगी के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उनको राज्यसभा में भी भेजा था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा की सीट को भी एक तरीके से ठुकरा दिया और वो कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में भी पता नहीं क्या सोच करके गए थे कि मुझे सीधे मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा। तो डे वन से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर और सम्मानित नेता के खिलाफ बगावत की। और अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ? जिस तरीके से वो पाकिस्तान गए थे इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और वहाँ सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से झप्पियां पा करके वो गले मिले थे, तो उसको लेकर के इतने बड़े रिएक्शंस पूरे देश में हुए थे कि जो कपिल शर्मा शो था उससे भी उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा रिएक्शन थे। उनको लगने लगा था, तब तक सलमान खान का परिवार इस कार्यक्रम को होस्ट भी करने लगा था, उनको लगने लगा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को हमने ज़्यादा समय तक और इस प्रोग्राम में हायर करके रखा तो टीआरपी बहुत नीचे चली जाएगी, लोगों की नाराजगी बहुत बढ़ जाएगी। तो नवजोत सिंह सिद्धू समझ नहीं पाए। इसके बाद भी वो बड़बोलापन दिखाते रहे और उन्होंने बहुत सारे दुश्मन अपने बना लिए, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। तो जो हश्र उनका हुआ है वो होना ही था। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में भी वैसा ही साहस दिखाना पड़ेगा जैसा उसने हरियाणा में दिखाया था। और ये काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने शुरू किया भी था। लेकिन भाजपा एक बड़ी ताकत ना बन जाए पंजाब में, इसके लिए ये फर्जी किसान आंदोलन खड़ा कर दिया गया, जिसमें 3 कृषि कानूनों को मुद्दा बनाया गया, उनको काले कानून बनाया बताया गया। जिन आड़तियों, बड़े व्यापारियों और बड़े किसानों, अमीर किसानों के हित प्रभावित हो रहे थे इन 3 कृषि कानूनों की वजह से, वो सारे एकजुट हो गए। उन्होंने इसे वित्त पोषित किया। और जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकतें हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, उन्होंने भी इन आंदोलनकारियों को वित्त पोषण किया, जिसकी वजह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा जहरीला एक वातावरण क्रिएट कर दिया गया, एक विष वमन कर दिया गया। और उसके नज़ारे हमने और आपने देखे हैं। अबोहर फाजिल्का से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अरुण नारंग, उनके तरन तारण में कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनको नंगा कर दिया गया था। ये साजिशें थी। वो किसकी साजिशें थी, कौन ताकतें थी ऐसा भय बैठाने के लिए, ताकि आरएसएस के और बीजेपी के नेता कोशिश ना करें 3 कृषि कानूनों के बारे में वास्तविकता बताने के लिए लोगों के बीच, जनता के बीच जाने की। तो ये घटनाएं वहां पर की गई।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब फिरोजपुर की रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, जहां वो 42,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं करने वाले थे पंजाब के लिए, तो उनके साथ क्या किया गया था, ये हम और आप सब जानते हैं। 5 जनवरी की घटना है। उनका काफिला 22 मिनट तक रोक दिया गया था। वो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की इस समाधि पर भी नहीं जा सके थे उनको अकीदत पेश करने के लिए। रैली की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां से उनको यू टर्न करके वापस दिल्ली लौट पड़ा था वाया भटिंडा एयरपोर्ट। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की साजिशें वहां रची गई, और उन साजिशों में कई ताकतें शामिल थी, जो देश के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी थी। वरना भारतीय जनता पार्टी ने भी अकेले दम पर वैसा ही प्रयास करने का एक सिलसिला शुरू किया था पंजाब में, जैसा उसने हरियाणा में किया। सर, जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं जिनमें बात होती है, उसमें एक बात चर्चा बहुत कॉमन चलती है, और मैं चाहती थी कि आप उसको बताएं कि वो कितनी गलत है, कितनी सही है। अकाली दल, जैसे कि आपने बोला, बीजेपी हमेशा उनको बड़ा भाई करके चलती रही है। अकाली अकाली दल ऑलवेज मेड श्योर कि बीजेपी कभी पंजाब में इज नॉट एबल टू गेन ग्राउंड्स इन पंजाब, इफ आई पुट इट इन द करेक्ट वर्ड्स। और स्पेशली जब इन्होंने कृषि कानूनों का साथ दिया, जैसा कि अभी आपने बताया, अकाली दल ने खुलकर समर्थन किया है कृषि कानूनों का, नहीं, कृषि कानून के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें उन्होंने खुलकर बोला। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये लोग सब मिलकर एक तरफ हो गए थे कि किसी भी हालत में पंजाब में बीजेपी या आरएसएस जम ना पाए। देखिए, 3 राज्य मुझे याद आ रहे हैं अभी फौरी तौर पर, तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने छोटे भाई की भूमिका में ही अपना कामकाज शुरू किया। एक महाराष्ट्र, जब बाला साहब ठाकरे थे, तब भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी, और शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी। मनोहर जोशी वहाँ पहले चीफ मिनिस्टर बने थे शिवसेना के। वैसे तो 1989 में गठबंधन हो गया था दोनों दलों का, लेकिन 90 के दशक के उत्तरार्ध में आकर के मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर बने थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। दूसरा राज्य था आपका हरियाणा, जहां पर चौधरी देवीलाल बड़े भाई की भूमिका में थे। ये 77 की बात है, 75-77 की बात है, इमरजेंसी के तुरंत बाद जो चुनाव हुआ था उसकी बात है। तो उस समय देवीलाल बड़े भाई की भूमिका में थे, भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी, और ये सिलसिला काफी लंबा चला इन दोनों के साथ में। वहां पर बीजेपी कभी कभी सरकारों में शामिल रही इनके साथ, और सहायक की भूमिका में रही। तीसरा राज्य था पंजाब, जहां ये अकालियों के साथ थे, और पिछले 25 साल से 30 साल से थे, और दोनों में ठीक ठाक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहर बेस पार्टी थी और अकाली दल रूरल बेस। इसी तरीके से हरियाणा में भी जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी वो रूरल बेस थी। और अ, महाराष्ट्र की जहां तक बात है, महाराष्ट्र में अलग अलग पॉकेट्स में शिवसेना प्रभावी थी, और बहुत सारी जगहों पर वहाँ शिवसेना या आपकी भारतीय जनता पार्टी प्रभावी थी। लेकिन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई से निकल करके बड़े भाई की भूमिका में आ गई। महाराष्ट्र में वो शिवसेना से बड़ी पार्टी बन गई, शिवसेना छोटी पार्टी बन करके रह गई। तो वहाँ शिवसेना का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से उनकी नाराजगी देखने को मिली, और उन्होंने अल्टीमेटली 2019 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। 2 नए साथी ढूंढ लिए, जिनसे उसके वैचारिक मेल जोल भी नहीं है, जिनके कोई सिद्धांत भी नहीं मिलते हैं, नीतियां और कार्यक्रम भी नहीं मिलते हैं। ऐसी एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर के सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, और सबसे बड़ा दल होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि वो 105 सीटों पर अटक करके रह गए थे। 288 के सदन में महाराष्ट्र में 145 सीटें चाहिए किसी भी सरकार को या गठबंधन को, किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। अब हरियाणा में अपने दम पर उसकी सरकार है। पिछली बार 40 सीटें आई थी,
पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, उसके साथ उसका गठबंधन हो गया, जिनके 10 एमएलए थे, और कुछ निर्दलियों के साथ उन्होंने सरकार बना ली। पंजाब में ये कोशिश कर रही थी कि अकाली दल अगर उनको नहीं पनपने दे रहा है, उनकी लीडरशिप को आगे नहीं आने दे रहा है, तो इनके साथ गठबंधन टूटे। और ये अच्छी बात थी कि ये गठबंधन पंजाब में अकाली दल ने ही तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा। जब 3 कृषि कानून बनाए गए, तब तो कैबिनेट में हरसिमरत कौर भी थी, सुखबीर बादल की पत्नी, और उनकी भी सहमति थी 3 का कृषि कानून बनाने में। और शुरू में दूरदर्शन के उनके इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। उन्होंने जब ये आंदोलन शुरू किया गया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में, शुरू में 2 महीने ये पंजाब में रेल की पटरियों पर आंदोलन चला, उसके बाद फिर ये दिल्ली शिफ्ट हुआ था 26 नवंबर 2020 को। तो शुरू में हरसिमरत कौर ने इस कानून का बचाव किया था, इसको क्रांतिकारी बताया था, छोटे किसानों के पक्ष में बताया था। बाद में जब उनको लगा कि पंजाब में ये आंदोलन तूल पकड़ गया है और उनकी जो राजनीतिक जमीन है जो ऑलरेडी खिसकी हुई है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने पलटी मार ली और यू टर्न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और फिर एक ही झटके में एनडीए से बाहर आने का फैसला कर लिया और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए और भी डाउन हो गई क्योंकि पंजाब की जनता भी समझती है कि भाई जब कृषि कानून बन रहा था तब कैबिनेट में तो आप थी, आपने तब विरोध क्यों नहीं किया, और फिर बाद में असुरक्षा के भाव से आपने मंत्री पद छोड़ा और एनडीए का साथ भी छोड़ा। तो इसलिए अकाली दल की बहुत बुरी हालत हुई। पर भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर है, उसके 2 एमएलए आए हैं, और उसका वोट ऑफ परसेंटेज इस बार पंजाब में बढ़ा है। सर कितना परसेंटेज ऑफ वोट हुआ है पहले के कंपैरिजन में? इस बार 6 पॉइंट समथिंग है, पहले शायद 3% या 4% के आसपास था, और सीट जरूर उसकी एक कम हुई है। लेकिन जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अगले 5 साल, क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस जो वहाँ की मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, वो लोगों का भरोसा खो चुकी हैं। अगर भरोसा ना खोती तो अकाली दल के दोनों बड़े नेता नहीं हारते और कांग्रेस के भी दोनों बड़े चेहरे नहीं हारते, और 12 मंत्री इनके नहीं हारते। तो लोगों की निगाहों से जब आप गिर जाते हैं तब ये हाल होता है किसी पार्टी का या नेताओं का। तो वो दोनों बिल्कुल एकदम किनारे लग गए हैं, और ऐसा लगता है कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर की तरह हैं। अगर वो चाहे तो पंजाब में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। सर अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम हाइलाइट मतलब जस्ट मेन अगर हम 4 या 5 पॉइंट्स गिने जिनके बलबूते पर अरविंद केजरीवाल वहां इन लोगों से आगे निकल गए कंपेयर टू कांग्रेस, कंपेयर टू बीजेपी, अकाली दल, या जो भी, अगर हम 4-5 पॉइंट्स गिने तो वो मेन 4-5 पॉइंट्स कौन से होंगे देखिए, जिन पर केजरीवाल ने इनको मात कर दी? एक तो अकाली दल की क्रेडिबिलिटी एकदम शून्य हो गई है वहां पर। अकाली दल को, क्योंकि उनका जो 10 साल का लगातार शासन था 2017 से पहले, 2007 से 2017 तक लगातार अकाली और भाजपा का वहां शासन रहा। तो 10 साल में सुखबीर बादल के जो कारनामे थे और प्रकाश सिंह बादल की जो चुप्पी थी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तब, और कुशासन जिसको कहते हैं वही था पंजाब में। और जब ये सत्ता से बाहर हुए थे तो बहुत बुरी तरह से हुए थे। अकाली दल केवल 15 सीटों पर सिमट करके रह गया था। आम आदमी पार्टी 19-20 सीटें लेकर के सेकंड रही थी। और चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्रेडिबिलिटी, जो लीडरशिप थी, वो उस समय टॉप पर थी और उन पर लोगों का भरोसा था, इसलिए कांग्रेस को 77 सीटें मिल गई थी, शायद 38% के आसपास वोट शेयर उसको मिला था। लेकिन इन 5 सालों में
कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल के आसपास रहे जब उनको हटाया गया। 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो लोगों की आकांक्षाएं थी उस तरह का शासन प्रदेश में नहीं दे पाए। और अब तो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, जितने भी कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर हैं, वो भी, उनके लिए एक बहाना है कि चूंकि इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी पंजाब में, इसलिए हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया था, इसलिए हम चन्नी को लेकर के आए थे। पर प्रश्न ये है कि हटाने का जो तरीका था, क्या वो सही था? अगर आप देखें तो उनकी उम्र कितनी है और उनकी कांग्रेस के लिए कितनी सेवाएं हैं, या पंजाब के लिए भी कितनी सेवाएं हैं। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री थे और एक बड़ी कम्युनिटी में, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरे पंजाब में ही बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी है, एक बड़ा वर्ग है जिसमें वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, जिसमें उनका काफ़ी सम्मान है। तो बेहतर तरीके से, हाँ, वहाँ से नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस कर सकती थी, जैसे आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है। भाजपा ने तो बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया था गुजरात में, न केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल दिए थे, बल्कि पूरी कैबिनेट बदल दी थी। यानी मुख्यमंत्री भी नया और पूरे मंत्री भी नए, पुराने मंत्रियों को हटा दिया था। लेकिन वहां किसी ने चूं भी नहीं की, क्योंकि वहां पर एक अनुशासन है और पार्टी एकजुट है कि ऐसा कोई काम पंजाब में कांग्रेस करके नहीं दिखा पाई। तो अगर पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल की तरफ गई है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मुख्य धारा की वहाँ की दो पार्टियां थी, एक पार्टी सत्ता से हटती थी, दूसरी आ जाती थी, दूसरी आती थी तो फिर वो हटती थी तो फिर पहले वाली आ जाती थी। उन दोनों पार्टियों से लोगों का मोहभंग हो गया था, क्योंकि जो अपेक्षाएं इन दोनों से थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे नशा उन्मूलन की समस्या हो, चाहे आपके महंगाई पर काबू पाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, पूंजी निवेश लाने की बात हो, चाहे पंजाब के ऊपर जो कर्जा है उसको कम करने की बात हो। बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, छोटी छोटी अपेक्षाएं होती है, किसानों की, मजदूरों की, विद्यार्थियों की, इंडस्ट्रियल्स की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की होती है। वो जब मरती हैं, जब अभिलाषाएं, तो उसके बाद फिर मोहभंग होता है और फिर लोग देखते हैं कि अब क्या करें, इन दोनों को तो वोट नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी तब तक तैयार नहीं थी, सांगठनिक तौर पर भी और दूसरे जो तरीके होते हैं लोगों के बीच में जाने के और उनका भरोसा जीतने के, वो सब भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई थी। तो विकल्प सामने खड़े थे अरविंद केजरीवाल, जिनकी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटें आ गई थी, 13 में से 13 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 4 उस समय आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। 2019 में भी भगवंत सिंह मान, जो इस समय चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, वो अकेले संगरूर से जीत करके आए थे। तो लोगों को लगा कि क्यों ना एक बार अरविंद केजरीवाल को ही मौका दे करके देख लिया जाए। तो मालवा की 69 सीटों में से आम आदमी पार्टी की झोली में 65 सीटें पड़ी, 66, यानी बहुमत तो उसे मालवा ने ही दे दिया। तो दोआबा और माझा में उनको एक भी सीट ना मिलती तो भी सरकार जो है वो तो मालवा ने बनवा दी। मालवा ने एक तरफा वोट दिया इनको, और चूंकि संगरूर भी मालवा में पड़ता है और ये भी धुरी सीट से लड़े भगवंत मान, वो भी मालवा में ही है, तो पूरा मालवा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। और कुल मिलाकर के 92 सीट्स, ये तो बहुत बड़ा बहुमत है, किसी के लिए भी कोई छोटी बात थम्पिंग नहीं है। मेजॉरिटी। हाँ। जी। सर, एक चीज और नोट करने की बात है, दिस हैज बीन वेरी, जब बादल जी की सरकार थी, तब कहा जाता है कि उनको हटाने के लिए बेअदबी की घटनाएं हुई थी। ठीक, नुकसान हुआ उन्हें। उनके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने के बाद भी बेअदबी की घटनाएं हुई। क्यों? क्योंकि उनको भी हटाना था। इनमें कॉमन फैक्टर आपको कोई नजर आता है? क्योंकि जो नहीं, सर्कल्स में देखिए बात होती है, जो लोग बात करते हैं कि ये बेअदबी की घटनाएं वाज
क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय दिल्ली के सेठ जो हैं, दिल्ली के घुंगरू सेठ, टू गेन ग्राउंड्स, क्योंकि थोड़े इमोशनल होते हैं हम जो सिख भाई बहन हैं, और बेअदबी की घटनाओं ने इन दोनों पार्टियों को बाहर कर दिया, तो फायदा उन्हें मिला अपार्ट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल रीजंस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये शुरू में आरोप लगते थे कि वो राजनीति में सफलता हासिल करने के लिए धर्म का उपयोग दुरुपयोग करती है। लेकिन पंजाब जो है वो इसका ऐसा एक उदाहरण है जहां कई दशक से धर्म का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये कटु सत्य है पंजाब का कि पंजाब को अगर काले दिन देखने पड़े थे तो वो भी इन्हीं कारणों से देखने पड़े। अकालियों को अलग थलग करने के लिए, जिनको संत कह करके संबोधित किया जाता था, जरनैल सिंह भिंडरावाला, उसको किसने खड़ा किया था? कांग्रेस ने खड़ा किया था, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। सब जानते हैं, ये एक ऐसा सच है जिसका सामना कांग्रेस करना नहीं चाहती है। लेकिन अकालियों को अलग थलग करने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद वो ऐसा महादैत्य बन गया कि स्वर्ण मंदिर में हजारों आतंकवादी और असंख्य बड़े बड़े हथियार, रॉकेट लॉन्चर तक जो है वो लेकर के वो घुस गए थे। और इस महादैत्य का समापन करने के लिए भी फिर इंदिरा गांधी को ही फैसला करना पड़ा। बराड़ साहब को मेरठ से भेजना पड़ा कि आप इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करिए। और संयोग देखिए, जर्नैल सिंह भिंडरावाला भी मोगा जिले से थे और बराड़ साहब भी मोगा जिले से ही थे। दोनों सिख थे और उनको लीड करना पड़ा उस ऑपरेशन को। और उसमें 3,000 के आसपास हमारे सैनिक मारे गए थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना थी, जिसमें हजारों आतंकवादी और कुछ निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। और उसके बाद पंजाब में शांति हुई जाकर के 90 के दशक के उत्तरार्ध में, और वो भी तब जब एक मुख्यमंत्री की बलि ले ली गई, वो भी सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में। आतंकवादियों ने उनको भी मार डाला था। तो ये बेअदबी और ये धर्म की चाशनी और ये सब इस तरह की हरकतें, केवल आप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की हरकतें करें, और एक हंसते खेलते ऐसे पंजाब को जो आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ स्टेट हुआ करती थी, उसको आप अंधेरी सुरंग में धकेलने का प्रयास करें। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए गायत्री जी कि पाकिस्तान, आईएसआई और कुछ कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठे हुए जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, वो भी नहीं चाहते कि पंजाब शांत हो। उन्होंने भी उस समय जमकर के फंडिंग की थी जब खालिस्तानी मूवमेंट जो है यहाँ चलाया गया था। जगदीश सिंह चौहान ब्रिटेन में बैठ करके ये सब हरकतें करते थे फंडिंग का। और इस बार भी जब ये किसान आंदोलन चला तो भी ये लोग सक्रिय हो गए थे। 26 जनवरी को जो कुछ लाल किला पर हुआ था, उसके पीछे खालिस्तानियों का ही हाथ था। इसके अलावा भी जो बेअदबी की घटना, बेअदबी के नाम पर हत्याएं की गई, चाहे कुंडली बॉर्डर पर जसबीर को मारा गया, काट करके बैरिकेड पर लटका दिया गया। इसके अलावा कपूरथला में हुआ, कपूरथला के अलावा गुरदासपुर, फिर स्वर्ण मंदिर में ही हो गया। एक युवक कोई तलवार उठा करके भागना चाहता था, उसको पकड़ करके एक कमरे में ले जा करके काट दिया गया, मार दिया गया। तो ये सब चीजें जो हैं पूरी तरीके से इसके पीछे एक मकसद होता है, सियासी फायदे उठाने के मकसद से ये सब की जाती हैं, लोगों की भावनाएं कैश करने के लिए ये सब की जाती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। अभी हाल में भी कुछ घटनाएं वहाँ घटी हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी हुई है। लुधियाना में भी एक कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक कांस्टेबल, निलंबित कांस्टेबल मारा गया था। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पंजाब को सुलगाने के लिए देश में और विदेशों में बैठी हुई ताकतें भी जिम्मेदार हैं, और जो इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती हैं वो ताकतें भी जिम्मेदार हैं।
जी। पर सर अभी ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे कहते हैं रॉक बॉटम, अब बीजेपी रॉक बॉटम पर आ चुकी है पंजाब में, अकाली दल से भी रास्ता साफ हो चुका है, तो अब होपफुली वो अपने केडर्स बनाएंगे, होपफुली अब वो ग्राउंड पर आना शुरू करेंगे, क्योंकि अब देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच जिसको बोलते हैं, अब तो वो पूरा खुले हैं, उनको पूरी फ्रीडम है अब इसके बाद में। सो लेट्स सी यहाँ से कहाँ जाएंगे सर। एक लास्ट पॉइंट जिस पे मैं चाहूंगी, एक मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने भी लिखा था पहले भी, जब मैंने एक दो टॉपिक्स लिए हैं पंजाब के ऊपर, कि हिंदूज इवन तो 40% है पंजाब में, पर अब उन पर एक खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि वैसे भी केजरीवाल वामपंथी है, ग्राउंड वहां पर खालिस्तानियों के लिए है, पहले भी सिचुएशन वहां पर काफी टेंस्ड हुई हुई है, तो आर हिंदूज आर एट रिस्क इन पंजाब, एटलीस्ट अब तो ज्यादा टेंस्ड है, अब तो ज्यादा सिचुएशन खराब है। अब इसको कैसे व्यक्त किया जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब वहाँ पर आतंकवाद चरम पर था, तब लालरू से लेकर के कई जगहों पर बसों को रोक करके सिखों को अलग कर दिया गया था, हिंदुओं को अलग कर दिया गया था और हिंदुओं को मार डाला गया था। तो ये साजिशें तो बहुत समय से रची जाती रही हैं। जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया था, उनकी माँ बहन बेटियों की आबरू अस्मत पर हाथ डाले गए थे, उनको वहाँ से अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस तरह की हरकतें तो अलग अलग राज्यों में होती रही हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था 2 मई को रिजल्ट आने के बाद, वहां भी तो यही सब किया गया था। वहां भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उनकी संपत्तियां जलाई गई थी, लूटी गई थी, उनके घरों में, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई थी, उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जो हिंदू लेडी थी, उनकी अस्मत लूटी गई थी। और इस तरह की हरकतें पंजाब में भी होती रही हैं, कश्मीर में होती रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन 3 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तीनों सीमांत प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से और कुछ दूसरे देशों से लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, और पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ है। और इन तीनों ही प्रदेशों में बाहरी ताकतें अपना खेल खेलती रही हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली इस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी देश को लीड कर रही है, जो राष्ट्रवादी है। और पंजाब में 38% से ज़्यादा हिंदू हैं। अभी तक जो राजनीति वहाँ की रही है, हिंदू और आम तौर पर जो सिख हैं, मैं चरमपंथी सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, या चरमपंथी ताकतों की या सोच और विचारधारा के लोगों की या संगठनों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम तौर पर वहाँ सिख और हिंदू मिल करके रहते रहे हैं, और आपस में उनका बड़ा भाईचारा है। संकट के समय भी एक दूसरे के वो मददगार रहे हैं। ये जो समरसता है, ये जो सद्भावना है, ये जो एकजुटता है, इसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ना कि ये हिंदू हैं और ये सिख है, इस तरीके से ना कोई प्रदेश चल सकता है, ना कोई जिला चल सकता है। जिले की और प्रदेश की तो छोड़ दीजिए, कोई मोहल्ला भी नहीं चल सकता है कि भाई ये सिखों का इलाका है और ये हिंदुओं का इलाका है। बहुत सारे शहरों में हम देखते हैं जहाँ 48-52 का रेशियो है, या 50-50 है, या 45-55 का रेशियो है हिंदू मुस्लिम का। वहाँ बहुत सारे मोहल्ले हिंदुओं के हैं, बहुत सारे मोहल्ले मुसलमानों के हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कम से कम अभी पंजाब में नहीं है। हाँ, कश्मीर में ये हुआ है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में ये हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो पंजाब को किसी की नज़र ना लगे, पंजाब विकास की तरफ ही बढ़े, वहाँ सौहार्द बना रहे, प्यार बना रहे, भरोसा बना रहे, ये कामना हम और आप कर सकते हैं। जी। पर सर एक पता नहीं, बहुत एक एक जो बात मेरे को चुभती है, मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड्स हैं, मतलब बिकॉज हम लोग काफी जगह एक्सपोजर रहा है, हर तरीके के लोगों से मिलना उठना बैठना रहा है। एक चीज जो बहुत चुभती है, इनको कौन बरगला रहा है? आई मीन यू बीन विद अस,
यू हैव ग्रोन आउट ऑफ अस फ्रॉम हिंदुइज्म ओनली, ठीक है, अब आप एक सिख, अब आप सिखों का नाम हो गया, बट मतलब इन ये क्या घास चरने चला गया है, या ऊपर चेम्बर ही उड़ गए वो पहनने के बाद में, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट यू शुड बी मोर, मतलब कोई कितना बरगला सकता है कि आप बिल्कुल ही भूल जाओ अपनी रूट्स को? दिस नहीं इज नहीं, समथिंग वेरी, मोस्टली मत भूलिए कि मोस्टली जो सिख हैं, मोस्टली जो सरदार हैं, वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही खड़े हुए हैं। कुछ हैं, कुछ मुट्ठी भर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको कौन भड़काता है, कौन बरगलाता है, ये तो अब सबके सामने है, खुली आंखों हम देख पा रहे हैं ऐसी सारी ताकतों को। तो बहुत छोटा तबका है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। मोस्टली सिख जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, और वो पूरा हिंदुस्तान उनका है, केवल पंजाब की बात हम क्यों करें। बल्कि जहाँ जहाँ वो दुनिया भर में है वहाँ भी उन्होंने अपना परचम लहराया है, उन्होंने काम किया है, अपना योगदान दिया है। हमें इसी दृष्टि से एक्चुअल में देखना चाहिए। जी सर, एक थोड़ा सा टफ कमेंट आया हुआ है, स्टूडियो अलान ये कह रहे हैं, केजरीवाल जैसे वामपंथी से लड़ने की क्षमता अब भाजपा जैसी तथाकथित हिंदूवादी पार्टी में तो नहीं है। ओमकार जी खुलकर बोलिए। नहीं, एक तो सर भारतीय क्या? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आप अब केवल ये कहें कि वो केवल हिंदूवादी पार्टी है, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अगर आप बार बार संबोधन सुनते हो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। तो जब जो नेतृत्व करने वाला हमारा प्रधानमंत्री है वही केवल हिंदुओं की बात नहीं करता है, जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए हैं? जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो एक्सप्रेस वे, हाईवे बनाए जा रहे हैं, जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्या वहाँ केवल हिंदू चलते हैं? वहाँ तो सब चलते हैं। अगर घर घर जल की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो केवल हिंदुओं के लिए कर रही है क्या? वो सबके लिए कर रही है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये जो हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी दुष्प्रचार है, और ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के द्वारा प्रचारित करके उसको सिंगल आउट करने की एक साजिश है, मैं यही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अब सबको साथ लेकर के चल रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, मुझे बता दीजिए पूरे देश में कहीं कोई बड़ा दंगा हुआ है क्या? या किसी भी कम्युनिटी ने, मुसलमानों की या कुछ सिखों की या दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, किसी भी कम्युनिटी के जिम्मेदार लोगों ने क्या कहा कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है? तो ये टैग लगा देना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, मैं इससे सहमत जी, इससे पहले कि हम विदा लें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैंने इफ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन बिकम अ मेंबर। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी, मेरा फेसबुक, मेरा लिंक्डइन, मेरा ट्विटर सब है। वो अलग बात है कि मैं फेसबुक पर ब्लॉक्ड हूँ, ट्विटर पर मेरा चौथा अकाउंट है तो सो वो थोड़ा प्रोसेस जारी रहता है। और सर आने के लिए और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन और टू द पॉइंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मैं नमस्कार। बहुत जल्दी दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ फिर किसी एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। जय जी हिंद, जी। जय श्री राम।